देखिए, तो आप लोग को बताए थे कि ली चैटलियर प्रिंसिपल बताए थे। क्या बताए थे? ली चैटेलियर प्रिंसिपल। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल में क्या बताया गया था कि टेम्परेचर का इफेक्ट, प्रेशर का इफेक्ट, कंसंट्रेशन का इफेक्ट अगर चेंज करते हैं तो क्या होगा। तो आपको हम दो इफेक्ट बता चुके थे, कंसंट्रेशन का इफेक्ट बता दिए थे और प्रेशर का इफेक्ट बता दिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे थर्ड नंबर में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ क्या? टेम्परेचर। टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो रिएक्शन क्या होगा, टेम्परेचर को घटा देंगे तो रिएक्शन क्या होगा, इस पे डिपेंड करेगा, है ना, कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद, टेम्परेचर डिक्रीज करने के बाद बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। वो डिपेंड करेगा कि क्या होना है, नहीं होना है। तो समझना पहले, सबसे पहले तो रिएक्शन के बारे में जान लो कि रिएक्शन जो होता है वो दो तरह का होता है, एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब करने के बेसिस पे, एनर्जी के बेसिस पे। एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ध्यान देना, एंडोथर्मिक और दूसरा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि एनर्जी जो होता है वो एब्जॉर्ब होता है। एनर्जी क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा। और एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिलीज होता है। एनर्जी क्या होता है? रिलीज होता है। इस केस में एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, एंडोथर्मिक का लगेगा, रिलीज होगा, एक्सोथर्मिक का लगेगा। एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच, इसको हम लोग बोलते हैं इंथाल्पी या एनर्जी ही बोलिए, जो रिएक्शन के टाइम एनर्जी एब्जॉर्ब वगैरह होता है, तो वो डेल्टा एच जो होता है वो 0 से ज्यादा होता है। जबकि एक्सोथर्मिक का जो डेल्टा एच होता है वो लेस देन 0 होता है। लेस देन क्या होता है? 0 होता है। मतलब ये पॉजिटिव में होगा इसका डेल्टा एच, इसका डेल्टा एच क्या होगा? निगेटिव में होगा। 0 से कम का मतलब क्या हुआ? एनर्जी 0 से कम है, इसका मतलब निगेटिव में होगा, और एनर्जी 0 से ज्यादा तो पॉजिटिव में। एंडोथर्मिक पहचानिएगा कैसे, जो समझिएगा पहले। जैसे मान लो कि ए रिएक्शन किया, बनाया बी, मान लो इसमें दे दिया, मान लो कि एनर्जी जो देगा वो डेल्टा एच दे देगा, मान लो प्लस में दे देगा क्यू किलो कैलोरी। तो पॉजिटिव में एनर्जी दिया हुआ, समझ जाना एंडोथर्मिक है। मान लो कि ए से रिएक्शन करके बी बनाया, तो इस केस में डेल्टा एच इसका दिया हुआ रहेगा माइनस क्यू कैलोरी। माइनस यहाँ पे लिखा रहेगा 95 किलो कैलोरी, 100 किलो कैलोरी, तो माइनस में रहेगा डेल्टा एच दिया हुआ तो एक्सोथर्मिक, प्लस में दिया हुआ तो वो एंडोथर्मिक होगा। और ऐसे भी अभी हम बता चुके हैं कि 0 से ज्यादा दिया रहेगा तो एंडोथर्मिक होगा, 0 से कम रहेगा तो एक्सोथर्मिक होगा। इसको ऐसे भी लोग लिखता है ए रिवर्सिबल साइन बी, और ये डेल्टा एच जो माइनस में क्यू किया रहेगा किलो कैलोरी। तो रिएक्शन के साथ अगर एनर्जी दिया हुआ है, रिएक्शन के साथ अगर दिया हुआ तो वो माइनस में रहेगा एंडोथर्मिक के लिए, और अगर रिएक्शन के साथ इसमें दिया रहेगा तो ये दिया रहेगा प्लस किलो। ये हीट का सिंबल है, क्यू कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। रिएक्शन के बगल में दिया रहे तो पॉजिटिव में रहेगा तो एंडोथर्मिक, रिएक्शन के साथ रहेगा तो माइनस में दिया हुआ तो एंडोथर्मिक। अगर रिएक्शन के साथ दिया हुआ है तो पॉजिटिव में, अगर दिया हुआ है प्लस में दिया हुआ तो एक्सोथर्मिक। इससे क्या पता चला कि इससे बी बना और साथ साथ में इतना एनर्जी रिलीज हुआ। तो डेल्टा एच अगर बगल में दिया हुआ रिएक्शन के बगल में, तो है ना, तो समझ जाना कि वो माइनस में अगर दिया हुआ तो वो एक्सोथर्मिक, और अगर रिएक्शन के प्लस में दिया हुआ तो वो। एक चीज और जान लो कि जितना भी डिसोसिएशन रिएक्शन है, डिसोसिएशन का मतलब क्या, किसी को तोड़ते हैं,
तो जितना भी डिसोसिएशन है वो टोटल का टोटल एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। ऑल डिसोसिएशन रिएक्शन आर एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक। दो ऐसे डिसोसिएशन होता है उसको छोड़कर, वो अभी एक्सेप्शन में लिख देंगे, है ना। तो ऑल डिसोसिएशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक रिएक्शन एक्सेप्ट में है डिसोसिएशन ऑफ O3 एंड NO। O3 और NO का डिसोसिएशन जो होता है वो होता है एक्सोथर्मिक, जबकि डिसोसिएशन रिएक्शन जो भी होता है, टोटल डिसोसिएशन रिएक्शन जो होता है वो एंडोथर्मिक का रिएक्शन। डिसोसिएशन माने क्या? टूटना। तो जिस रिएक्शन में कोई कंपाउंड टूट रहा है वो समझ जाना पक्का कि वो क्या होगा, डिसोसिएशन। टूट रहा है तो पक्का है कि वो एंडोथर्मिक होगा। मतलब कहने का मतलब हुआ कि अच्छा एक चीज बात बताओ कि कोई भी कंपाउंड को तोड़िएगा तो एनर्जी दीजिएगा, एनर्जी दीजिएगा तो एनर्जी का देना क्या कहलाएगा, एंडोथर्मिक कहलाएगा। एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है उस रिएक्शन में। एक्सेप्शन जो बताए तुमको, दो एक्सेप्शन है, एक ओजोन का टूटना और एक एनओ का टूटना। ओजोन का जो टूटता है ये जब टूटेगा ऑक्सीजन में टूटता, बैलेंस कर ले, यहाँ 3 से कर दे, यहाँ 2 से कर दे, ये ध्यान रखना। इसका डेल्टा एच लेस देन 0 होता है, जबकि होना क्या चाहिए था, डेल्टा एच ग्रेटर देन 0। ओजोन का तोड़ रहे हैं ऑक्सीजन में, छोटा मॉलिक्यूल में, तो एनर्जी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, जबकि एनर्जी कम होता है। NO का जो टूटना होता है N2 प्लस O2, तो बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पे 2 से कर लिए, यहाँ पे है बैलेंस, तो ये इसका भी डेल्टा एच, ये दोनों एक्सेप्शन में है, ये ध्यान रखना, नोट पॉइंट में लिख लेना, है ना। नोट पॉइंट में लिख लिए हैं एक्सेप्शन में कि ये दोनों जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो फिर से समझ लो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ने के पहले अपना लोग को थोड़ा सा रिएक्शन का ज्ञान होना चाहिए। एंडोथर्मिक क्या है, एक्सोथर्मिक क्या है। एंडोथर्मिक में एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिलीज होता है। एंडोथर्मिक में डेल्टा एच पॉजिटिव में दिया रहेगा रिएक्शन के बगल में, रिएक्शन के साथ अगर दिया हुआ है तो निगेटिव में दिया रहेगा, रिएक्शन के बगल में दिया हुआ है एक्सो के लिए तो माइनस में रहेगा, और रिएक्शन के साथ दिया हुआ तो प्लस में रहेगा। अब तुम सोचो, इसमें एनर्जी रिलीज हो रहा, इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा, तो इसमें जो टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो एंडोथर्मिक का रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। जैसे ये रिएक्शन है, अब इस रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ा दिए तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा कि बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा कि इक्विलिब्रियम में होगा, ये अभी तुरंत पढ़ेंगे अपना लोग। खैर इसको लिखिए, पहले तेजी से लिखिए। इसी के नीचे एक्सेप्शन वाला लिख लेना, वो दोनों रिएक्शन इसके नीचे। एंडोथर्मिक के सामने ऑल डिसोसिएशन रिएक्शन बोले ना कि एंडोथर्मिक होता है, लेकिन एक्सेप्शन में डिसोसिएशन ऑफ ओजोन और NO, इसी के नीचे में वो दोनों लिख लीजिएगा, और वैसे ही घेर के लिख लीजिएगा कि ये दोनों एक्सोथर्मिक है। चलिए जल्दी से लिखिए इसको, जल्दी से फास्ट करिए। देखो तब समझना पहले। अब एक बात बताओ, इंडो एक्सो तो पहचानने के लिए जान लिए, अगर मान लो कि N2 गैस प्लस H2 गैस अमोनिया बनाया, तो पहले ये बताओ कि ये बैलेंस कर दी। अब तुमसे पूछ दे कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, पहले ये बताओ कैसे पहचानोगे। तो अभी हम आपको बताए थे कि डिसोसिएशन रहेगा तो एंडोथर्मिक होगा, लेकिन यहाँ तो देख रहे हैं कि भाई ये कॉम्बिनेशन हो रहा। तो एक बात और जान लो कि अगर रिएक्शन कोई एक डायरेक्शन से तू पहचान लेता है कि एक्सो है कि एंडोथर्मिक है, तो पक्का है कि दूसरा डायरेक्शन से पता चल जाएगा। तो तुम सोचो, बैकवर्ड डायरेक्शन से सोचो जरा,
बैकवर्ड डायरेक्शन से कि अमोनिया टूटा था, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन बना। इधर से सोचना, इधर से सोचो, तो ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन से सोच रहे हैं तो ये क्या है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक है क्योंकि ये अमोनिया टूटा था, H2 और N2 बना। तो हमको तो रिएक्शन इधर से इधर देखना रहता है ना, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट देखना रहता है ना कि क्या हो रहा है। तो बैकवर्ड डायरेक्शन पहचानने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो बैकवर्ड डायरेक्शन से देख रहे हैं कि इंडो है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन से क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। मतलब फाइनली ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। ये ध्यान रखना, बैकवर्ड डायरेक्शन में देखे कि इधर से जा रहा है, इधर तो टूट रहा है अमोनिया, इसका मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन से क्या हो गया, एंडोथर्मिक। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन से जो हो जाएगा रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, वो क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक हो जाएगा। अब मान लो तुमको इधर से ही पहचान में आ रहा है तो और बेहतर है, कोई दिक्कत है नहीं। वो तो कंडीशन बताया कि हीट वगैरह दिया रहेगा तब ऐसा होगा, लेकिन अगर हीट वगैरह कुछ ना दिया रहे, तुमको एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक बोले तो कैसे पहचानेगा ये। अच्छा, और भी एग्जांपल है, देखो इसका बताओ, डेल्टा एच क्या होगा इस रिएक्शन के लिए, लेस देन 0 हो जाएगा। PCl5 जो है उसको अगर तोड़ दिए PCl3 प्लस Cl2 में, PCl5 को तोड़ दिए ये, तो बताओ ये डिसोसिएशन रिएक्शन है, कैसा रिएक्शन है, डिसोसिएशन। इसलिए ये कैसा रिएक्शन, इसके लिए डेल्टा एच का मान क्या हो जाएगा, ये एंडोथर्मिक होगा, डेल्टा एच का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर मान लो कि अमोनिया को रिएक्शन करवा दो HCl के साथ, अमोनियम क्लोराइड बनेगा सॉलिड में, अमोनियम क्लोराइड। ये बताओ ये रिएक्शन क्या होगा, बताओ। इधर से सोचो, इधर से इधर गए तो तोड़े हैं अपना लोग, इधर से इधर गए तो क्या किए, तोड़े हैं। अब देखो यहाँ पे ऐसा रिएक्शन है, ये तो कंप्लीट पता चल रहा था कि PCl5 दो पार्ट में टूटा तो एंडोथर्मिक हो गया, डिसोसिएशन है तो एंडोथर्मिक हो गया। अब ये वाला पार्ट टूट तो रहा नहीं है, जुड़ रहा है, तो ऐसा भी दिमाग कितना लगा लेता है कि दोनों जुड़ेगा तो वो क्या हो जाएगा भाई, कोई भी चीज, दो चीज जुड़ता है तो एनर्जी क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। तो जब जब कोई भी दो कंपाउंड आपस में कंबाइंड करता है तो अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा, और अट्रैक्शन फोर्स जब होता है तो एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। तो ये दोनों अट्रैक्ट होता होगा तो ये अमोनियम क्लोराइड बनता होगा, एनर्जी रिलीज हुआ, एनर्जी रिलीज हुआ तो एक्सोथर्मिक हो जाएगा। फिर से समझना, जो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन से पता ना चले उसको बैकवर्ड डायरेक्शन से पता कर ले, बैकवर्ड डायरेक्शन से पता कर लिया कि ये एंडोथर्मिक है, इसका मतलब फाइनली इसको बोलेंगे कि इधर से इधर क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। ये देखो इधर से इधर गए तो एंडोथर्मिक है क्योंकि इधर से इधर जा रहा है तो टूट रहा है ना, रिवर्सिबल साइन दे देते हैं, टूट रहा है, इसका मतलब इधर से इधर जाते तो वो कैसा हो जाता है, एक्सोथर्मिक हो जाता। और एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। आया समझ में कि नहीं आया, पहले ये बता। यही फॉर्मूला है इसका, ये तरीका पहचानने का तरीका है कि एंडोथर्मिक कैसे पहचानेंगे, एक्सोथर्मिक कैसे पहचानेंगे। अगर रिएक्शन में हीट वगैरह ना दिया तब, इंथाल्पी वगैरह, हीट नहीं बोलते इंथाल्पी बोलते हैं। अगला देखना, इंथाल्पी के बारे में पढ़ोगे, जो एनर्जी रिलीज होता है एब्जॉर्ब होता है रिएक्शन के टाइम उसको इंथाल्पी बोलते हैं एक मोल के द्वारा, तो वो सब खैर अलग से पढ़ेंगे। अगला देखते हैं, हम अब बोल रहे हैं फॉर एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन ध्यान से सुनना। पहले एंडोथर्मिक के लिए क्या होगा कि अगर मान लो ऐसे, पहले समझ ले भाई, ध्यान देना, क्या पहले यही जान ले। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। मतलब कहने का मतलब हुआ कि ये सोचो जरा, एंडोथर्मिक है तो जब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है मान लो, तो PCl5 है रिएक्टेंट, PCl3 और Cl2 क्या है, प्रोडक्ट। तो जब एंडोथर्मिक है तो PCl3 और Cl2 बनाने के लिए इसको जितना एनर्जी तुम देगा उतना बेहतर रिएक्शन होगा। एंडोथर्मिक किसको कहते हैं, वैसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, रिएक्शन होने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब होता है।
तो एनर्जी दीजिएगा तभी तो रिएक्शन होगा। इसका मतलब हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये जल्दी जल्दी टूटेगा। एंडोथर्मिक का बात कर रहे हैं, इसको तोड़ना है तो एनर्जी जितना दीजिएगा, एनर्जी का मतलब क्या है, हीट, हीट का मतलब क्या है, टेम्परेचर बढ़ाइए, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये टूटेगा। इसका मतलब हुआ कि एंडोथर्मिक रिएक्शन का फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन करने का मतलब होता है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। फेवरेबल कंडीशन का मतलब रिएक्टेंट टू क्या, प्रोडक्ट। तो जितना भी पढ़े फाइनली ये ध्यान रखना कि एंडोथर्मिक रिएक्शन अगर है, पहले तो रिएक्शन पहचानना पड़ेगा तुमको कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक। अगर रिएक्शन तुम पहचान लिया कि एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर क्या कर रहा है भाई, तो टेम्परेचर जो होता है, इसका रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, टेम्परेचर होगा, पहला चीज। मतलब कहने का हुआ कि दूसरा, जब ये टेम्परेचर दिए तो टेम्परेचर दिए तो रेट ज्यादा, रेट ज्यादा का मतलब क्या, प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, रिएक्शन का रेट ज्यादा है कि पिछलफाइड फटाफट टूटेगा तो इसका रेट ज्यादा, तो प्रोडक्ट बढ़ेगा, तो प्रोडक्ट बटा क्या होता है, रिएक्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का बात किया जाए तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, देखो PCl3 इंटू Cl2 बाई PCl5। अब तुम ध्यान से सोचो जरा सा कि ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम इसके सामने लिखे तो राइट बटा लेफ्ट लिखे, तो राइट बटा लेफ्ट लिखने का मतलब हुआ कि अगर टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं तो PCl3 और Cl2 बढ़ेगा, टूटेगा वो ज्यादा। अरे कंटेनर में एक ही PCl5 थोड़ा है, बहुत सारा है, तो ये ज्यादा टूटेगा तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा तो ये ज्यादा और ये कम है, तो कम को ज्यादा से भागा दोगे तो के इक्विलिब्रियम क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब कहने का हुआ कि जब रेट बढ़ता है तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बढ़ेगा। इसका मतलब कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा। ये एंडोथर्मिक का कहानी है। मतलब कहने का हुआ कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो रेट भी बढ़ेगा, रेट बढ़ा रहे हो जिसके कारण प्रोडक्ट भी ज्यादा बनेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बढ़ेगा। और रिएक्शन किधर की ओर होगा, रिएक्शन किधर की ओर हो जाएगा भाई, फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। और टेम्परेचर कम करोगे तो रेट भी कम होगा। फाइनली यही दोनों याद रखना, एंडोथर्मिक अगर रिएक्शन है तो टेम्परेचर बढ़ा रहा है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन, और टेम्परेचर घटा रहा है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पर होगा, क्योंकि टेम्परेचर आप दोगे तभी ये रिएक्शन होगा। और टेम्परेचर कम कर दोगे तो रिएक्शन के बजाय क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन बजाय उल्टा होना शुरू हो जाएगा, तो रेट घटेगा और इस केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी घटेगा, तो ये रिएक्शन जो होगा वो हो जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर मान लो कि एंडोथर्मिक का फेवरेबल कंडीशन बोल दिया, भाई कोई भी रिएक्शन का फेवरेबल कंडीशन अगर पूछता है तो फेवरेबल कंडीशन का मतलब होता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का जाना, ना कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट का आना। तो फेवरेबल कंडीशन क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा, क्योंकि रिएक्टेंट टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट होगा। इसी तरह से अपना लोग पढ़ेंगे दूसरा कंडीशन है, दूसरा फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या होगा, तो तुम सोचो जरा सा, इसका रेट, एक बात बताओ, इसमें तो एनर्जी रिलीज होता है, ए नंबर दे दे, इसमें एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है एक्सोथर्मिक में। तो एक्सोथर्मिक में एनर्जी का रिलीज होता है, इसका मतलब क्या होता है कि कोई रिएक्शन हो रहा है, अब वो एनर्जी रिलीज कर रहा है, इसका मतलब रिएक्टेंट जो है एनर्जी क्या कर रहा है, अपना कम कर रहा है, काय के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो प्रोडक्ट बनाने के लिए एनर्जी कम कर रहा है, तो इसका मतलब जितना कम करेगा उतना जल्दी प्रोडक्ट बनेगा, तो एनर्जी उसमें कम करना पड़ेगा। तो एनर्जी को कम करना कहने का मतलब कि रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर को कम कर दीजिए। दूसरा कंडीशन है कि इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर कम करोगे, फेवरेबल कंडीशन का बात कर रहे हैं, फेवरेबल कंडीशन का मतलब होता है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट का जाना, ये होगा। मतलब कहने का हुआ इसका एक्सोथर्मिक के लिए कि टेम्परेचर आप कम करते हो तो रेट ज्यादा होगा, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी ज्यादा होगा, तो क्या हो जाएगा भाई बताओ, फॉरवर्ड डायरेक्शन।
और अगर टेम्परेचर ज्यादा कर दिए एक्सोथर्मिक के केस में तो प्रोडक्ट बनने के बजाय प्रोडक्ट टूटेगा। जैसे ये एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक में ये दोनों मिलकर आपस में क्या कर रहा होगा, एनर्जी रिलीज कर रहा होगा। एनर्जी रिलीज इसलिए कर रहा होगा, जितना एनर्जी रिलीज करेगा उतना अट्रैक्शन होगा, उतना अट्रैक्शन होगा तो उतना ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन इस केस में अगर मान लो कि एनर्जी तू बढ़ा दिया तो प्रोडक्ट बनने के बजाय प्रोडक्ट टूटना शुरू हो जाएगा और ये H2 और N2 बनाना, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। तो टेम्परेचर अगर बढ़ा देते हैं एक्सोथर्मिक में तो रेट कम जाएगा, रेट कम जाएगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कम जाएगा और डायरेक्शन जो होगा वो बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में। सारा चीज एक लाइन में याद कर ले। एंडोथर्मिक अगर है तो टेम्परेचर इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन होने के लिए, फेवरेबल कंडीशन के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए ज्यादा टेम्परेचर का जरूरत पड़ेगा। और प्रोडक्ट टेम्परेचर ज्यादा दीजिएगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, हमने टेम्परेचर इंक्रीज कीजिएगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, टेम्परेचर डिक्रीज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। जस्ट इसी का उल्टा, एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होता है तो रेट क्या होगा, टेम्परेचर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वो क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करिएगा तो रेट बढ़ेगा, टेम्परेचर ज्यादा तो रेट कम, टेम्परेचर कम तो रेट ज्यादा होगा, और ज्यादा होने का मतलब होगा कि फास्ट होगा रिएक्शन, इसका मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा। तो ये ध्यान रखना, इसका टेम्परेचर बढ़ाने पे फॉरवर्ड होता है, उसका टेम्परेचर बढ़ाने पे बैकवर्ड होता है। एंडोथर्मिक में टेम्परेचर घटाएंगे तो बैकवर्ड होगा, इसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बैकवर्ड होगा। ये ध्यान रखना, यही है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का प्रोसेस। ये पॉइंट और ये पॉइंट तुमको याद रखना है, ठीक है। समझ में आया, लिखो इसको जल्दी से। देखो भाई, एग्जाम्पल के तौर पे अगर तुमको बोला जाए कि चलो यहाँ पे PCl5 है, रिवर्सिबल साइन PCl3 है, Cl2 है। अब इसमें बोला कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन किधर की ओर होगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो रिएक्शन किधर की ओर। तो सबसे पहले आपको ये रिएक्शन पहचानना पड़ेगा कि एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक। बिना पहचाने आप इस क्वेश्चन को बना नहीं सकते, आपको पहचानना पड़ेगा। तो पहले ये बताओ, PCl5 टूटा है तो PCl3 और Cl2 में बना, इसका मतलब डिसोसिएशन हुआ, और डिसोसिएशन जो भी होता है वो क्या होता है बताओ जल्दी से, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कौन रिएक्शन होता है बताओ जरा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फॉरवर्ड, टेम्परेचर घटा दोगे तो बैकवर्ड, बैकवर्ड रिएक्शन या बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। एक एग्जांपल ये हुआ, मान लो कि अगर तुमको बोल दिया कि चलो भाई, अगर मान लो कि N2 प्लस H2 रिवर्सिबल साइन NH3 दो कर दिए, तो पहले ये बता इसका फेवरेबल कंडीशन, पहले ये बता कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक। तो ध्यान से सोचो जरा सा कि ये एक्सोथर्मिक होगा कि एंडोथर्मिक होगा, बता क्या होगा, देख लो जरा ध्यान से। इधर से गए, नहीं पता चल रहा, मान लो ऐसे भी हम तुमको बताए हैं कि दो आपस में जब कंबाइंड करता, दो करे, तीन करे, चार करे, अगर आपस में कंबाइंड करके एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहा है ना, तो वो हर हाल में जो रिएक्शन होगा वो एक्सोथर्मिक होगा, क्योंकि दोनों में अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन कोई भी दुनिया के बीच होता है, कोई भी पार्टिकल के बीच अट्रैक्शन हो, मॉलिक्यूल के बीच हो, चाहे किसी के बीच हो, तो एनर्जी रिलीज होता है। तो एनर्जी जो रिलीज होगा तो वो कैसा रिएक्शन होगा, एक्सो। मान लो कि इसमें कह दिया कि टेम्परेचर बढ़ा दिए, एक टेम्परेचर इंक्रीज। अब बताओ डायरेक्शन क्या हो जाएगा, बोलो डायरेक्शन। तो टेम्परेचर इंक्रीज के एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक में तो एनर्जी रिलीज होता है, ये कम करना चाहता है, और आप यहाँ क्या कर दिए, ज्यादा, तो उल्टा हो गया। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, बैकवर्ड डायरेक्शन। अभी जो रूल लिखे हैं उसको देख लो, बैकवर्ड डायरेक्शन। लेकिन इसी क्वेश्चन में टेम्परेचर को कम कर दीजिए, ये तो चाह ही रहा था कि टेम्परेचर कम हो, तब तो रिलीज कर रहा था एनर्जी, तो टेम्परेचर ये चाह रहा कम करने के लिए, और आप और कम कर दिए तो और ये खुश हो जाएगा, डायरेक्ट अमोनिया बना देगा, बनाता चला जाएगा। तो ये कैसा रिएक्शन हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर का जरूरत कम पड़ता है, इसीलिए एनर्जी रिलीज होता है।
तो एनर्जी जब रिलीज होता है, तुम यहाँ कम ही कर रहे हो, तो कम कर रहे हो तो ये तो और इसके फेवरेबल में आ गया कि हाँ भाई कम कर ही रहे थे, ये भी कम कर दिया, तो चलो फेवरेबल कंडीशन में। अगर मान लिया जाए कि और भी क्वेश्चन बहुत सारा होगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत आते रहेंगे एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक के लिए। अच्छा एक बात बताओ, इसके लिए प्रेशर फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर का बात कर, अभी प्रेशर का बात करें। प्रेशर का इफेक्ट पढ़ाए थे, तो देखो प्रेशर अगर तुम कम कर बढ़ाते हो, प्रेशर क्या करते हो? बढ़ाओगे। तो हम तुमको ये बताए थे कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो उधर की ओर रिएक्शन होगा जिधर की मोल की संख्या कम होगा, मोल इधर कम है। इसका मतलब कि एक्सोथर्मिक के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए फेवरेबल कंडीशन के लिए प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? तो प्रेशर क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। अरे प्रेशर बढ़ा दिए तो क्या होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन। प्रेशर कम कर दिए तो बैकवर्ड डायरेक्शन। हम पूछे थे तुमको कि फेवरेबल कंडीशन में बताओ, तो फेवरेबल कंडीशन मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट का बनना। अभी बताएं, फेवरेबल कभी भी बोले वो चाहे जो हो या इंडो हो, तो प्रोडक्ट का बनना, तो प्रोडक्ट का बनना, तो ये बता प्रेशर को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। प्रेशर बढ़ाने पर उधर क्यों रिएक्शन शिफ्ट होता है? जिधर मोल की संख्या कम होता है। तो मोल इधर कम है, 2 मोल है, इधर 3 और 1 4 मोल है। ये सब सारा गैसेस फॉर्म में लिखे हुए हैं। अगर सॉलिड में रहेगा तो ब्रैकेट में लिखा जाता है कि सॉलिड है। समझ में आ रहा है बात? ध्यान समझना। इसका मतलब फिर से एक नोट पॉइंट तुमको बता दें तुम लोग को कि इंडो का बात अगर करें, इंडोथर्मिक का बात कर रहे हैं, इसमें तो प्रेशर ज्यादा चाहिए लेकिन उसमें प्रेशर कम चाहिए, क्योंकि प्रेशर को कम करोगे, प्रेशर ज्यादा करोगे तो किधर की ओर शिफ्ट हो जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ये ध्यान रखना, समझना पहले इंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए समझना पहले टेम्परेचर चाहिए ज्यादा, मतलब ऐसे लिख दो हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। दूसरा फॉर एक्सो के लिए, हाँ ये किसके लिए बताए पता है ना? फेवरेबल कंडीशन के लिए, प्रोडक्ट बनने के लिए, ना कि प्रोडक्ट टूटने के लिए। प्रोडक्ट बनने के लिए हाई टेम्परेचर लो प्रेशर चाहिए। अगर साथ साथ दे दिया टेम्परेचर और प्रेशर का क्वेश्चन, कभी कभी जेईई मेन का कोई गारंटी नहीं, जेईई मेन में प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कंबाइन करके क्वेश्चन पूछ दे, तो ये ध्यान रखना कि हाई टेम्परेचर इसके लिए चाहिए, तो अभी बताए थे तुमको फेवरेबल के लिए। अब प्रेशर का बात किया जाए तो प्रेशर भी क्या चाहिए इसके लिए? लो चाहिए। हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। इसमें क्या चाहिए? लो टेम्परेचर, टेम्परेचर कम, फॉरवर्ड के लिए फेवरेबल, टेम्परेचर कम प्रेशर ज्यादा, हाई प्रेशर। ये बात रखना फेवरेबल कंडीशन के लिए। ये दोनों से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। टेम्परेचर तो सेपरेट भी पूछ सकता है और कंबाइन में भी पूछ सकता है। ये आप ध्यान रखोगे कि टेम्परेचर का कहानी खत्म। लेकिन कभी कभी न्यूमेरिकल जो आता है, ध्यान देना, तो याद कर ले भाई, एंडोथर्मिक के लिए फेवरेबल कंडीशन हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। फेवरेबल हम बार बार बोल रहे हैं तुम लोग को, फेवरेबल कभी भी बोले तो ध्यान रखना प्रोडक्ट बनने के लिए बोलता है, रिएक्टेंट बनने के लिए नहीं। तो फेवरेबल का मतलब ही समझ जाओ फॉरवर्ड होने के लिए। तो फॉरवर्ड होने के लिए एंडोथर्मिक क्या चाहिए? हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। एक्सोथर्मिक के लिए फेवरेबल मतलब फॉरवर्ड होने के लिए लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, क्योंकि एक्सो में एनर्जी रिलीज होता है तो टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। अगला ध्यान देना, अगर मान लो इफ K1 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1, केल्विन में दिया रहेगा, केल्विन में कर लोगे, K2 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T2। देन अगर मान लो कि इस क्वेश्चन में तो कह देगा कि डेल्टा एच कैलकुलेट कीजिए, देन फाइंड द डेल्टा एच। तो एक वन टॉप इक्वेशन होता है, एक फॉर्मूला होता है
जिसके द्वारा हम लोग इन लोग के बीच में रिलेशन, जैसे देखो अभी हम तुमको क्या बताए कि टेम्परेचर बढ़ाओगे घटाओगे तो एक्सोथर्मिक रहेगा, तो टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, टेम्परेचर कम करोगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। इंडो के लिए बताया कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, घटाओगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। तो भाई जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं तो रेट पे जब इफेक्ट पड़ रहा तो प्रोडक्ट का बनना, रिएक्टेंट का टूटना, चाहे प्रोडक्ट का टूटना, रिएक्टेंट का बनना, इस सब पे इफेक्ट पड़ेगा, उसके कंसंट्रेशन पे इफेक्ट पड़ेगा। तो पक्का है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे भी इफेक्ट पड़ेगा। कारण कैसे पड़ेगा? प्रोडक्ट मान लो ज्यादा बन रहा है तो प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट होता है, तो भाई उस केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा होगा। प्रोडक्ट कम बनेगा तो कम हो जाएगा, रिएक्टेंट ज्यादा हो जाएगा तो उस केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम होगा। तो ये दोनों के बीच जो रिलेशन बताया गया, ये ध्यान रखना कि log K2 बटा K1 इज इक्वल टू डेल्टा H बाई 2.303 R इंटू 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। इसको वन ऑफ इक्वेशन बोलते हैं। ये फॉर्मूला से मान लो कि तुम्हारा क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में K2 दिया हुआ है, K1 दिया हुआ है, T1 दिया हुआ है, T2 दिया हुआ है, तो डेल्टा H निकल जाएगा। R क्या है यहाँ पे? गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट R का वैल्यू कितना होता है? 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल केल्विन। ये बैठाओगे फिर R का वैल्यू तो जानता ही है सब लोग। तो ये यहां तक ऐसा न्यूमेरिकल मिलेगा, बनवा देंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको दिया रहेगा। समझा? तो ये था वन ऑफ इक्वेशन की रिलेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, बात रहा कि सर प्रूव कीजिए, तो केमिकल काइनेटिक्स में ये आपको हम प्रूव कर देंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या रेट, देखो रेट कांस्टेंट बोला जाता है उस केस में, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट याद रखिएगा। कर लोगे? अब हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस। इफेक्ट ऑफ क्या पढ़ेंगे? इनर्ट गैस। इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस जो भी नंबर हो, है ना, इफेक्ट ऑफ क्या भाई? इनर्ट गैस पढ़ेंगे। तो ध्यान से समझना, अगर मान लो इफ डेल्टा एन जी जीरो, डेल्टा एन जी निकालने के लिए बताया थी। डेल्टा एन जी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ जल्दी से? टोटल मोल प्रोडक्ट माइनस टोटल मोल रिएक्टेंट, बशर्ते गैस वाले का। ये तो ये फॉर्मूला लगाकर अगर डेल्टा एन जी रिएक्शन के लिए निकालते हैं वो जीरो आता है, तो नो इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर कोई रिएक्शन है, जैसे एग्जांपल बता दें, अगर मान लो H2 और I2 है, रिवर्सिबल साइन 2HI है, सब गैस फॉर्म में है, ध्यान रखना। तो इसका डेल्टा एनजी देख लो जीरो है। दो इधर एक मोल 2 मोल आयोडीन है ये, तो 2 मोल माइनस करोगे तो 2 माइनस 2 तो क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो हो गया। देन नो इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस। आप इसमें कि जिस कंटेनर में हो रहा है उसमें इनर्ट गैस मिला दोगे तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं, अगर डेल्टा एनजी जीरो है तो। दूसरा, इफ inert gas added at constant volume। कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम को क्वेश्चन में कह दिया कि वॉल्यूम को हम कांस्टेंट कर दिए, उसके बाद इनर्ट गैस मैंने वॉल्यूम को चेंज ना किए। तो जब वॉल्यूम को चेंज नहीं करेगा और इनर्ट गैस ऐड कर देगा तो उस केस में भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उस केस में ये नहीं कि डेल्टा एनजी देखने लगना। अगर लिख दिया है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर दिए तो उस केस में इनर्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। देन नो इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस, बस ये याद रखेगा। तीसरा पॉइंट है कि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे
किया तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। डेल्टा एन जी 0 था तो उसमें ऐड किया तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा इनर्ट गैस का। लेकिन अगर कांस्टेंट प्रेशर पे कर दिया इनर्ट गैस, इफ लगा देना, इनर्ट गैस एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर, देन रिएक्शन शिफ्ट, SHIF है, शिफ्ट इन that direction in which moles are more, मोल्स की संख्या ज्यादा हो। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे मिलाया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको क्या कर दे भाई अगर आपको कांस्टेंट प्रेशर पे मिला दे तो उधर की ओर शिफ्ट करेगा जिधर मोल की संख्या ज्यादा है। बस इतना याद रखोगे इनर्ट गैस में, फालतू याद नहीं रखना है। इनर्ट में अगर डेल्टा एन जी 0 है तो कोई इफेक्ट नहीं। जैसे ये एग्जांपल, अगर मान लो कि कोई रिएक्शन दिया, कहा कि इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे, फिर भी लिख देंगे नो इफेक्ट। अगर इनर्ट गैस ऐड किया कांस्टेंट प्रेशर पे तो उस केस में जो शिफ्ट करेगा उधर के डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में करेगा जिधर मोल की संख्या ज्यादा है। याद रखोगे? ठीक है, आज यहीं तक रखें।